नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 जुलाई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये जो दैनिक क्विज की श्रृंखला है, ये आपके लिए इसीलिए लाई जाती है कि एक दिन में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, अगर वो चर्चा में आई हैं, उन न्यूज से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनने के चांसेस हैं। इस वजह से ये चीज आपके लिए लगातार लाई जाती है, बिना किसी दिन गैप किए हुए। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखा करिए। जब भी आपको दिन में समय मिलता है, ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, इसको जरूर देखिए। चलिए सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से आ रहा है। इसके मुख्य क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि मुख्य कोर क्षेत्रों की बात हो रही है यहां पर। तो आपको पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था में 8 कोर क्षेत्र होते हैं। तो उनके कथन दिए हुए हैं, हमको सही कथन का पता करना है। 8 प्रमुख क्षेत्र यानी कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली हैं। 8 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योग उनके भार के घटते क्रम में रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला और सबसे कम है उर्वरक। यानी कि सबसे ज्यादा जो भार है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो किसका होता है? रिफाइनरी उत्पाद का, और सबसे कम होता है उर्वरक का। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको आईआईपी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या है? 2014-15। ये कथन है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। मैं आपको बताता हूं ये न्यूज चर्चा में क्यों थी। क्योंकि अभी कोर सेक्टर के जो आउटपुट थे उनको निकाले गए और उनको यह देखा गया कि इसमें सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई वो क्रूड ऑयल में देखी गई, यानी कि कच्चे तेल में। कच्चा तेल जो है वो 1.7% ये घट गया है, इसमें गिरावट देखी गई है। बाकी जितने कोर 8 सेक्टर हैं उन सब में एक चढ़ाव देखा गया है। हालांकि बाकी के जो 7 सेक्टर हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, परंतु क्रूड ऑयल की तुलना में वो सारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब वापस अपने प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो पहला जो कथन है वो हमारा सही हो जाता है। जितने 8 कोर क्षेत्र थे, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो भार है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रिफाइनरी से आता है और सबसे कम उर्वरक से आता है। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। ये वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आधार वर्ष 2011-12 होता है, ना कि 14-15। अब देखिए, ये जो कोर यहां पर सूचकांक की बात होती है, सूचकांक निकालता कौन है? ये निकालता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये कौन से मंत्रालय में आता है? ये हमारा सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडेक्स होते हैं ये कैसे निकाले जाते हैं? ये मासिक आधार पे यानी कि मंथली बेसिस पे निकाले जाते हैं। तो अगर इसके सही कथन की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। 2023 में इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्टेट पीसीएस में तो डेफिनेटली इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ है, आईआईबीएक्स, जिसको क्या बोलते हैं? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, 29 जुलाई यानी कि कल के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। उसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और हमें सही कथन का पता लगाना है। आईआईबीएक्स के माध्यम से सोना आयात करने हेतु योग्य जौहरी बनने के लिए कीमती धातुओं के रूप में वर्गीकृत सौदों के माध्यम से पिछले 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम शुद्ध मूल्य 25 करोड़ रुपए और औसत वार्षिक कारोबार का 90% की आवश्यकता होगी। दूसरा कथन है, योग्य ज्वेलर्स के अलावा अनिवासी भारतीय और संस्थान IFSCA यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के बाद एक्सचेंज में भाग ले सकेंगे। आईआईबीएक्स में एक ट्रेडिंग सदस्य बनने के लिए एक योग्य जौहरी IFSC यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक शाखा, अपनी ब्रांच या सहायक कंपनी स्थापित कर सकता है और IFSCA के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये 3 कथन है। वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या घटनाक्रम। 29 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडिया का सबसे पहला आईआईबीएक्स यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन करा है। बुलियन शब्द का मतलब क्या होता है? जहां पर जैसे बहुत कीमती जो धातुएं होती हैं, प्रीशियस स्टोन होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि यहां पे बात करी जा रही है सोने और चांदी के। अब देखिए यहां पर एक्सचेंज की बात करी जा रही है। मैं आपसे बोलूंगा स्टॉक एक्सचेंज, बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाऊंगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग क्या चीजें खरीदते हैं? शेयर को क्या करते हैं? इसको खरीदते हैं या इसको बेचते हैं। तो इनके जो बाजार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। उसी प्रकार जिस बाजार में सोना और चांदी खरीदा और बेचा जाएगा, ऐसे बाजार को हम लोग बुलियन एक्सचेंज बोलते हैं। और ये इंडिया इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसकी में खरीद फरोख्त होगी। अब देखिए ये कहां पे खोला जा रहा है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद
रखिएगा गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर? तो गिफ्ट में। गिफ्ट सिटी सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी, ठीक है। तो उसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं। गिफ्ट सिटी पड़ता कहां पर है? अगर देखिए गुजरात का मैप मैं आपको दिखाता हूं यहां बना के, जैसे मान लीजिए ये गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात के मैप में आप देखोगे गुजरात की राजधानी पड़ेगी गांधीनगर उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद। तो इन दोनों के बीच में एक सिटी आपको मिलेगा, उसी को बोलते हैं गिफ्ट सिटी। तो यही गिफ्ट सिटी में इसका एक्सचेंज का ऑफिस जो है वो खोला गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए पहले कथन की तरफ नजर डालते हैं। तो पहला कथन क्या है? आईआईबीएक्स के माध्यम से सोना आयात करने हेतु योग्य जौहरी, योग्य जौहरी का मतलब होता है जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट ये बोली गई है कि योग्य जौहरी की योग्यता क्या होनी चाहिए कि भाई मान लीजिए कोई भी एक जौहरी है, ठीक है, उसकी एक अपनी ज्वेलर्स की दुकान है, तो इस दुकान में जितना उसकी नेट वर्थ है, टोटल उसके पास जो कीमत है वो 25 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। और इस दुकान में जो उसका 90% बात करी जाती है, इस व्यक्ति का जो 90% टर्नओवर है, एक साल में जितना वो कमाता है उसका 90% किससे आना चाहिए? सोना चांदी से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा ये व्यक्ति जो है इसका जितना भी टर्नओवर होता है इसके बिजनेस का, उसमें से कुछ मान लीजिए ये तेल का व्यापार भी करता है, कुछ इसकी और कंपनियां भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो टर्नओवर है वो किससे आना चाहिए? 90% सोने चांदी से। और इसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 25 करोड़ से अधिक। तब ये योग्य जौहरी बनेगा और ये यहां पर अपने आप को पंजीकृत कराएगा। यही जो जौहरी होते हैं, अब देखिए यहां पर इंटरनेशनल बात क्यों करी जा रही है? यहां पर हम लोग क्या करते हैं? सोने का आयात करते हैं, सोना बाहर से मंगाते हैं। तो सोना बाहर से मंगाता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या और भी कई संस्थान होते हैं, वो ये काम करते हैं जिनको गवर्नमेंट अधिकृत करती है। तो भाई ये दोनों जो संस्थान हैं ये सोना बाहर से मंगाते हैं और कोई भी यहां पर ज्वेलर्स होते हैं वो इनसे ये सोना खरीद सकते हैं। अब क्या होगा? ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब आईआईबीएक्स में कोई भी व्यक्ति बाहर से सोना खरीद सकता है, ठीक है, परंतु उसको क्या होना चाहिए? योग्य जौहरी होना चाहिए। तो पहला कथन एकदम सत्य हो जाएगा। यहां पर क्या है? योग्य जौहरी के अलावा क्या कोई सोना और खरीद सकता है, आयात कर सकता है? बिल्कुल सही। जो एनआरआई होते हैं वो भी कर सकते हैं और कुछ संस्थान हैं वो भी कर सकते हैं। शर्त क्या है? कि आईएफएससीए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो बनाया गया है, इसमें उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये भी देखिए आईएफएससीए क्या है? ये भी गिफ्ट के अंदर पड़ेगा, आपको गिफ्ट सिटी के अंदर, तो इसको भी याद रखिएगा। अब तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। आईबीएक्स में ट्रेडिंग सदस्य बनने के लिए एक योग्य जौहरी को आईएफएससी में क्या करना पड़ता है? अगर कोई ट्रेडिंग सदस्य बनना चाहता है तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी एक दुकान की ब्रांच या तो खोल ले या कोई कंपनी स्थापित कर ले। अगर उसने मान लीजिए कोई दुकान वहां पर उस टाइम के लिए नहीं खोली है तो वो कम से कम इसके लिए आवेदन कर दे, तब वो बाहर से क्या करेगा? सोने का आयात कर पाएगा। तो ये था पूरा आर्टिकल इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का। ये भारत का प्रथम है। आपको याद होगा 2020 में 20 के बजट में हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इस चीज की घोषणा करी थी कि ऐसा एक एक्सचेंज खोला जाएगा, परंतु अब जाके इस एक्सचेंज को गुजरात में खोल दिया गया है। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए तीसरा प्रश्न राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है। आपने देखा होगा हाल ही के प्रश्न पत्रों में यूपीएससी ने खेल विभाग से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर राष्ट्रमंडल खेल बहुत बड़े खेल होते हैं। ओलंपिक के बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से ये खेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेट पीसीएस में तो 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला कथन है महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनाया गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि जो उसकी थीम है वो क्या है? सभी के लिए खेल। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के संस्करण में था। ये 3 कथन है, जल्दी से इसको करिए। अब देखिए आपको पता है चर्चा में क्यों है, क्योंकि बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 2022 के वो खेले जा रहे हैं, ठीक है। हर 4 वर्ष में ये खेल होते हैं। तो अगर बात करी जाए 2022 है तो 2026 में ये खेल कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कराए जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खेल इस बार चर्चा में इस वजह से भी आ गए क्योंकि इसमें कई चीजें पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। जैसे क्रिकेट की बात करें तो वो भी महिला क्रिकेट की, ठीक है। तो महिला क्रिकेट जो है वो पहली बार यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह बात करी जाए बास्केटबॉल में, एक बास्केटबॉल होता है जिसको 3x3 बोलते हैं, यानी कि इसमें दोनों टीम में 3-3 सदस्य होंगे, ठीक है।
और जिस तरीके से बास्केटबॉल खेला जाता है उसी तरीके से खेला जाएगा। पैरा स्पोर्ट्स भी यहाँ पर पहली बार देखने को मिलेंगे, यानी जो दिव्यांग जन होते हैं उनके भी कई सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनाया गया है, तो एकदम सही है। याद रखिएगा महिला टीम की कप्तान कौन है यहाँ पर, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है इनको कप्तान बनाया गया है, कैप्टन। और अगर वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना। दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल है, एकदम सही है। कहां पर हो रहे हैं, बर्मिंघम में। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के संस्करण में हुआ था, यह भी एकदम सही है। ये आपको पता होना चाहिए कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे वो कहां पर हुए थे, नई दिल्ली में आयोजित करे गए थे। भारत का वहां पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अभी तक जितने कॉमनवेल्थ हुए सबसे अच्छा प्रदर्शन वहां पर रहा है। अगर बात करी जाए तो 38 गोल्ड मिले थे, 27 सिल्वर और 36 ब्रोंज मेडल मिले थे। तो अगर टोटल देखा जाए तो 101 मेडल मिले थे, और इंडिया यहां पर किस स्थान पर रहा था, सेकेंड प्लेस में, दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, चलिए मेरे को बताइए 2010 में पहले स्थान पर कौन सा देश था। तो यहां पर तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न देखिए, पर्यावरण से संबंधित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, या जिसको एनटीसीए बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सही कथन का पता लगाना है। पहला है कि एनटीसीए जो है वो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के बाद की गई थी। तीसरा कथन है एनटीसीए की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई, जैसा कि आप न्यूज देख रहे हैं, मानस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। ये कहां पर मिलेगा आपको, ये असम में मिलेगा। तो मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया, एनटीसीए ने जो टाइगर थे उनकी जनसंख्या का एक आकलन करा, और ऐसा देखा गया कि जितने टाइग्रेस हैं, यानी कि जो मादा टाइगर हैं, उनकी संख्या नर से ज्यादा मिली। और कितनी ज्यादा मिली कि प्रत्येक टाइगर पे 2.5 टाइग्रेस जो थी वो देखने को मिली। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक चिन्ह है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर जो टाइग्रेस हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी तो उतनी ही प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, और उतनी ही जो हमारे टाइगर की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये यहां पर एक बहुत ही सकारात्मक पहलू देखने को मिला है। अब देखिए असम में जो मानस टाइगर रिजर्व है, तो मानस टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। मानस टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ क्या है, यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है यूनेस्को की, उसमें भी ये सूचीबद्ध है। दूसरी बात करें, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर असम की बात करें तो असम में एक तो हो गया मानस टाइगर रिजर्व, इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व और आते हैं, एक जिसको नमेरी कहते हैं, दूसरा काजीरंगा और तीसरा ओरांग। तो देखिए इससे ये तीनों याद रखिएगा। ये भी कभी कभी यूपीएससी में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि एक तरफ आपको टाइगर रिजर्व दे देंगे, ऐसे एक तरफ आपको लोकेशन दे देंगे और मैच कराने को दे देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे जैसे कोई क्षेत्र न्यूज में आता है तो हम 3-4 चीजें उसके बारे में अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो एनटीसीए पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। आपने एक अधिनियम का नाम सुना होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो इसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो ये एक सांविधिक निकाय है, तो पहला कथन एकदम सही हो जाएगा। इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर करी गई थी, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। टाइगर टास्क फोर्स का गठन ही इसलिए करा गया था कि भाई जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, ठीक है, चलो बताइए कमेंट करके कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, जिसका उद्घाटन कब करा गया और कहां से करा गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो मिशन चलाया गया था ना, तो इसमें एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसको ये काम दिया गया कि भाई आप केवल ये पता करो कि जो हम लोग टाइगर का संरक्षण कर रहे हैं उसके संरक्षण करने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन्होंने बोला कि समस्या सबसे बड़ी यही है कि हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो क्या हो, एक वैधानिक निकाय हो। वैधानिक का मतलब है कि ये जो चीज कहे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हम लोग कोई स्वतंत्र बॉडी बना के हम लोग टाइगर का संरक्षण नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से जब तक इसके पास कुछ विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी। तो इन्हीं ने रिकमेंड करा था, इस वजह से जो एनटीसीए है वो बनाया गया। तो ये चीज याद रखिएगा। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। अब इसकी स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर इनकी जो अध्यक्षता थी वो पर्यावरण और जो वन मंत्रालय है इसके जो मंत्री थे, ठीक है, जो इनके मंत्री थे इनकी अध्यक्षता में करी गई थी, ना कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। चलिए 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति पूछी गई, यानी कि इसके एसेट पूछे गए हैं, इसकी संपत्ति क्या होती है, में शामिल नहीं है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी दिक्कत हुई होगी, परंतु यह एकदम बेसिक सा प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको आज की
सत्र में शामिल करा है। देखिए इसका देखते ही आपने ऑप्शन समझ गए होंगे क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जमा। जमा का मतलब क्या होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसने अपने 100 रुपए एसबीआई में जमा कराए, क्या ये एसबीआई की संपत्ति हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। यही 100 रुपए एसबीआई को कभी ना कभी तो इस व्यक्ति को वापस करने होंगे ना। तो जब कोई चीज हमारे पास कोई रखवा जाता है और हमें वो चीज वापस करनी होती है, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, यानी जी देयता हो जाती है, हमारी प्रतिबद्धता हो जाएगी, ठीक है, कि वो चीज हमें वापस करनी है। वो हमारी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे अग्रिम एडवांसेज होते हैं या जो निवेश होता है, निवेश का मतलब क्या होता है, एसबीआई ने किसी को लोन दे रखा है, वो निवेश है, या कहीं पर पैसा अपना लगा रखा है किसी परियोजना में, तो वो एक निवेश होता है। कॉल और शॉर्ट नोटिस पर जो पैसा दिया जाता है वो एक निवेश होता है। परंतु जो जमा होता है वो निवेश नहीं होती, वो देयता होती है, इनके ऊपर एक लाइबिलिटी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आज के तथ्य में नजर डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है आज का। मिग 21 फ्लीट की बात करेंगे। जो मिग 21 का बेड़ा है, आपने सुना होगा हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में हमारे 2 वायुसेना के फाइटर पायलट वो एक दुर्घटना में शहीद हो गए। और वो क्या चला रहे थे, मिग 21 चला रहे थे। और ये दुर्घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, आप अभी तक सुनते आ रहे होंगे कई बार कि मिग 21 जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें हमारे पायलट जो थे वो शहीद हो जाते हैं। तो यहां पर मिग 21 जो है, इसके बारे में ये कहा गया है, न्यूज ये है कि 2025 के खत्म होने तक जितनी भी स्क्वाड्रन है, यानी कि टोटल 4 स्क्वाड्रन जो है यहां पर, वो चारों रिटायर कर दी जाएंगी पूरी तरीके से। जो मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट है उसको रिटायर कर देगी भारतीय वायुसेना। तो यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं मिग 21 के बारे में। तो मिग, इसका नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, मिकोयान गुरेविच। हो सकता है कि मैं उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा हूं, बट ये याद रखिएगा कि मिकोयान गुरेविच जो है ये मिग 21 का फुल फॉर्म होता है। अब आप सबको पता होगा बेसिक सी चीज कि इसको किससे हमने लिया था, रूस से। यानी कि उस टाइम पे रूस नहीं था, क्या था, सोवियत संघ था। सबसे पहले की अगर बात करेंगे तो 1963 से मिग 21 जो है वो भारतीय वायुसेना में है। यहां तक कि 1985 में, ठीक है, रूस ने क्या करा था, इस विमान को रिटायर कर दिया। अब रूस इसको यूज ही नहीं करता, बट इंडिया क्या है कि उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन कर करके उसको अभी तक यूज कर रहा है। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक नकारात्मक पक्ष आ जाता है कि आज तक जो हम लोग इतना पुराना विमान, यानी कि 1963 से अगर आप हिसाब लगा ले मोटे तौर पे 60 वर्षों से भी ज्यादा समय हो गया है, और हम मिग 21 है इसको लगातार मॉडिफाई करके, इसको अपग्रेड करके यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मिग 21 की बात हो रही है, तो अभी आप बात करोगे कि सर यहां पर तो मिग बाइसन की बात हो रही थी। तो मैं आपको बताऊं, यही मिग 21 को मिग बाइसन बोलते हैं। 1976 के बाद से ना इसको जब मॉडिफाई करा गया तो उसको मिग बाइसन नाम दिया गया था। यही मिग बाइसन जो है हम लोग यूज करते हैं अपने स्क्वाड्रन में। अगर स्क्वाड्रन क्या होते हैं, स्क्वाड्रन होते हैं कि मान लीजिए एक स्क्वाड्रन को आप ऐसे समझिए, उनको बोल देते हैं समूह, एक ग्रुप होता है। तो 4 स्क्वाड्रन अभी भी ऐसे हैं जिसमें टोटली कौन से विमान है, मिग 21 बाइसन है। इसी में बोला जाता है कि भाई इन्हीं 4 स्क्वाड्रन को 2025 तक रिटायर इनको करा जाएगा। तो अगर बात करी जाए ना, तो जब से ये शामिल हुआ है 400 से अधिक जो मिग 21 हैं वो क्या हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी संख्या होती है, इसकी तो इतनी कोई वैल्यू नहीं है जितनी इस चीज की वैल्यू है कि भाई हमारे 200 से ज्यादा पायलट जो हैं हमने इनको खो दिया। तो ये सबसे अमूल्य धरोहर थी, ना कि ये। अब देखिए थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि इनके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण क्या हैं, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा कि मिग 21 जो है ये एक सिंगल इंजन विमान है, और जब से इंडिया ने इसको लिया है तब से रशिया ने इसको बनाया ही सिंगल इंजन था, ठीक है। सिंगल इंजन का देखिए एक नुकसान क्या होता है कि मान लीजिए एक इंजन लगा है, इसमें किसी भी कारणवश अगर कोई मान लीजिए टेक्निकल फॉल्ट होती है या कोई यांत्रिक खराबी आती है, अगर एक इंजन फेल हो गया तो उस पूरे विमान में चूंकि एक इंजन लगा है जो उसको पूरी तरीके से गति प्रदान करता है, कंट्रोल करता है, तो फिर इसके दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करें इसकी गुणवत्ता की, तो रशिया ने 1985 में मैंने आपको बताया कि इसको रिटायर कर दिया है। 85 से ही इतना समय से हम उसको यूज करते आ रहे हैं। अब चूंकि कारण क्या है ना, जब रशिया ने हमको ये दिया था, तो रशिया ने HAL को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को, इसका डिजाइन भी दिया था, इसका लाइसेंस दे दिया था कि आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने एंड पे इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया, एक ये भी हमारी निर्भरता है इसके ऊपर कि हमारे पास इसका डिजाइन है, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी है, और हम इसी टेक्नोलॉजी को लगातार मॉडिफाई करते रहते हैं। तो जबकि अब क्या है, सिंगल इंजन है, आप कितना भी करके पुराने इंजन
को मॉडिफाई करोगे तो उसको ज्यादा तो उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन है इसका। दूसरा यहां पर एक मेन रीजन है कि इसके अगर विकल्प की बात करें, अब यहां पर सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है तेजस का, जो एचएल के द्वारा बनाया गया है और हम लोग इसको अभी ट्रायल बेसिस पे यूज करते हैं। तो यहां पर एक ही हमारे पास ऑप्शन ऐसा है जिसको हम एक विकल्प के तौर पे देख सकते हैं, और उसको भी अभी हमें और ज्यादा उन्नत और अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कुछ समय पहले एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले जो एयर स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, तो अभिनंदन ने इसी MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को शूट आउट कर दिया था। तो सोचिए हमारे पायलट की क्या काबिलियत होगी कि एक MiG-21 थर्ड जनरेशन का एयरक्राफ्ट, 1963 में बना एयरक्राफ्ट, और एक F-16 जो चौथी जनरेशन है, एक पूरी पूरी पीढ़ी चेंज है। ठीक है, इसको एयरक्राफ्ट को भी शूट आउट करा MiG-21 से। तो हमारे लिए बहुमूल्य चीज हमारे पायलट्स हैं, हमारा ये मानव संसाधन है। चलिए, तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज देखा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।